तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपको अपना एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ। और बड़ा अजीब लगा ये चीज़ मुझे देख के कि यार इस दुनिया में कितने अजीब लोग हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का थंबनेल जो लिखा था उसमें लिखा था कि मंदिर के अंदर, माफ़ कीजिएगा, मस्जिद के अंदर फेंका मांस का टुकड़ा और साथ ही हिंदूवादी नेता गिरफ्तार। नीचे कुछ और भी लिखा था। 3 अलग अलग न्यूज़ को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ के मैंने डाल दिया। उसके बाद लगभग 3 साढ़े 3 या फिर अब जब आप वीडियो देख रहे हैं तो 4 साढ़े 4 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा। उसके बाद मैं कमेंट सेक्शन पढ़ना शुरू करता हूँ, क्योंकि दिमाग में आया कि भाई चलो कमेंट देखते हैं क्या है। उस वीडियो में क्या कुछ था उसका होल निचोड़ अगर आपको बताऊं तो एक शख्स था जो मुसलमान ही था, लेकिन दंगा कराने के लिए उसने जानबूझ के मस्जिद के अंदर मांस के टुकड़े फेंचे और ये दिखाने की कोशिश की कि सबसे पवित्र जो माना जाता है इस्लाम में सूअर का मांस, वो फेंका गया ताकि मुसलमान हिंदुओं के ऊपर नाराज हो, हिंदू कहें कि हमारी कोई गलती नहीं, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, लोग आपस में लड़ पड़े। इसका रेफरेंस देते हुए मैंने एक और घटना बताई थी जिसमें एक शख्स जो अपने आप को तथाकथित गौरक्षक बताता था और उसने जानबूझ के गौवंश रखा था ताकि हिंदू मुस्लिम विवाद हो सके। तो ये दोनों न्यूज़ मैंने कवर कर लिया। अच्छा, दोनों न्यूज़ को डिटेल मैंने बता दिया, सबूत दिखा दिए, तथ्य, और जानबूझ के वैसे वीडियोस बनाता हूं जिसमें आपको तथ्य मिले, न्यूज़ आर्टिकल मिले, कौन सी न्यूज़ में छपा है, क्या वीडियो है, क्या सबूत है। लेकिन ताजुब की बात है कि उस पर भी कुछ लोगों ने कहा कि भाई फेक न्यूज़ है, आप गलत बता रहे हैं, ये नहीं, ये पकड़ा गया। फिर किसी ने कहा कि ये तो इनकी आदत है, हर एक धर्म को गाली देना शुरू। भाई फिर उस वीडियो को बताने का मतलब क्या बना? जो समझाना चाह रहा था, जो दिखाना चाह रहा था, जो पहुंचाना चाह रहा था, वो तो आप तक पहुंचा नहीं। अर्थ का अनर्थ आपने निकाल लिया। उसके बाद फिर आपस में ही लड़ पड़े। किसी ने मुझे कांग्रेस वाला बना दिया, अच्छा किसी ने मुझे बीजेपी वाला बना दिया। कुछ लोगों ने कहा कि भाई तू ठाकुरवाद करता है, कुछ ने कहा तू ठाकुर है ही नहीं। खैर मुझे तो अच्छा लगा ये चीज़ देख के कि भाई किसी एक कैटेगरी मुझे नहीं रखा गया, सब में बांट दिया गया, यानी सबके हिसाब से सबका दुश्मन, तो ठीक ही है। लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल छोड़ के भी दुनिया और इंसानियत का एंगल भी देखना चाहिए हर एक खबर में। चूँकि अगर सब कुछ इतना अच्छा होता है इस देश में तो इतने विवाद ना होते, और अगर सब कुछ इतना ही बुरा होता तो हम लोग शांति से रह न रहे होते। हम लोग आमतौर पे 90% ज़िंदगी हमारी ये है कि सुबह उठते हैं, आराम की ज़िंदगी जीते हैं, शाम को खाना खाते हैं, सो जाते हैं। पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम हटा के एक दूसरे से नफरत वाली प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ जगह पे है तो उस पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। खैर अब आते हैं आज की कहानी पे। आज की कहानी की बात करूं तो ये कहानी बड़ी हैरान करने वाली है। आमतौर पे जो ये ट्रेंड चला है, बोलो तो लोगों को लगता है कि अरे हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीना जा रहा है, ये हमको कैसे जज करेंगे। 15 साल की हूँ, 16 साल की हूँ, बालिग हूँ, अपनी जिम्मेदारी, अपना फ्यूचर मैं समझ सकती हूँ। फिर यही लड़कियाँ किसी नाले में, किसी नदी में, किसी ड्रम में जब कटी मिलती हैं तो फिर हम जैसे लोगों को वीडियो बनाना पड़ता है, आप जैसे लोगों को मोमबत्ती लेकर सड़कों पर उतरना पड़ता है। फिर 4 दिन बाद सेम घटना। अब ऐसी एक कहानी निकल के सामने आई हैदराबाद से। कहानी साल 2024 की है। कहानी हैदराबाद में मियाँपुर एक थाना है, वहाँ की है। दरअसल इसी मियाँपुर थाने में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली में एक 16 साल की लड़की, उसकी माँ, ये तमाम लोग ठीक ठाक तरीके से रहा करते। तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया थी। लड़की पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक थी, बहुत अच्छी नहीं थी। परिवार वालों को शायद ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी कि लड़की पढ़ लिख लेगी। एक मोबाइल फ़ोन था, उससे कुछ इधर उधर किया करती थी, रील्स वगैरह देखा करती थी, खाना वाना बनाने में मदद कर दिया करती थी। ऐसी उस परिवार की ज़िंदगी चल रही थी। इसी दौरान 10 नवंबर के आसपास की बात है, ये लड़की अपने घर से गायब हो जाती है। गायब हुई। परिवार वालों को बड़ा अजीब लगा कि कहाँ गई। परेशान हुए, उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते फिर जब सारी कोशिश कर ली, लड़की का कुछ अता पता चला नहीं, तो उन्होंने फिर FIR करवा दी थाने में जाके, और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट देते हुए कहा कि साहब हमारी एक लड़की है 16 साल की और ऐसे ऐसे गायब हो गई। पुलिस वालों ने परिवार वालों से पूछताछ शुरू की। सबसे पहले पूछा कि भाई क्या आपने अपने तमाम रिश्तेदारों से पूछा? परिवार वालों ने कहा हाँ। साथ ही और जानकारी इकट्ठा की।
तमाम पहलुओं पर नज़र डालते हुए अच्छा आसपास कुछ ऐसी सबूत, कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं। तो फिर परिवार वालों के साथ साथ पुलिस वालों ने भी मान लिया कि लड़की कहीं चली गई होगी, आ जाएगी। बहरहाल ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले समझाते हैं, अपने हिसाब से खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही कि अब 16-17 साल की लड़की फ़ोन वगैरह चलाती है, तमाम और चीज़ें, तो कहीं चली गई होगी, आ जाएगी, या फिर नहीं भी आएगी तो जहाँ होगी सकुशल होगी। बहरहाल 1-2 दिन गुजर गया। इधर परिवार वाले परेशान कि कहाँ गई कहाँ गई। इसी दौरान उस लड़की की माँ के पास एक चिंटू उर्फ विघ्नेश नाम का लड़का फ़ोन करता है। फ़ोन करके पहले तो नमस्ते करता है। लड़की की माँ भी उस आदमी को जानती थी। फिर उस लड़की के बारे में अगर आप एक काल्पनिक नाम दे दे, खुशी, क्योंकि लड़की नाबालिग है, तो फिर चिंटू ने पूछा कि आंटी जी खुशी कहाँ है, आपके पास है क्या? अब ये बात जब वो पूछता है तो माँ बड़ी सन्न रह जाती है, क्योंकि अब तक माँ को लग रहा था कि जो खुशी है चिंटू के पास है, और अब चिंटू खुद कह रहा, तो डाउट हुआ। जब डाउट हुआ तो फिर माँ फिर थाने पहुंच गई। पहुंचने के बाद माँ पुलिस वालों को कहती कि साहब एक लड़का है, मुझे उसके ऊपर डाउट है। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो कहते हैं कि अच्छा कौन है? तब माँ बताती उसका नाम चिंटू उर्फ विघ्नेश है और उसके ऊपर मुझे डाउट है। पुलिस वालों ने पूछा क्यों, डाउट की कोई वजह? तब माँ ने एक कहानी बताई। जब माँ ने पूरी कहानी बता दी तब पुलिस वालों को भी लगा कि चलो चिंटू से पूछताछ करते हैं। उसके बाद पुलिस की गाड़ी चिंटू के दरवाजे पर पहुंचती है। इत्तेफाकन चिंटू मौके पे घर पे मिल जाता है। उसके बाद गाड़ी में चिंटू को बैठाया गया। बैठाने के बाद चिंटू से तबीयत से पूछताछ की गई। शुरुआत में जब पूछताछ की गई तब चिंटू ने कुछ नहीं बताया, लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस, अपने पे आए तो मुर्दे भी बोलते हैं। जब तबीयत से पूछताछ चिंटू से की गई तब चिंटू ने पूरी कहानी बताई, और इस कहानी को सुनने के बाद तमाम लोग हैरान थे। तमाम लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की के ऊपर भी लोग शक कर रहे हैं। लड़की की माँ का भी रोल बड़ा संदिग्ध है। लेकिन पूरी कहानी जो है जब आप जानेंगे तो आप भी आज सोचेंगे कि यार दुनिया कितनी आगे बढ़ती जा रही। दरअसल बात 6 महीने पुरानी है। ये 15-16 साल की लड़की अपने सोशल मीडिया को यूं ही स्क्रॉल कर रही थी। स्क्रॉल करने के दौरान इस लड़की के फ़ोन पे एक रिक्वेस्ट आती है। जैसे इस लड़की ने रिक्वेस्ट देखी फ़ौरन उसको एक्सेप्ट कर लिया। सामने एक 22 साल का स्मार्ट लड़का। उसके बाद सामने से फिर मैसेज आया। लड़की ने इधर से रिस्पॉन्स किया। उसके बाद फिर पूछा गया कि भाई कौन हो, कहाँ से हो? लड़की ने अपना नाम बताया, इधर उस लड़के ने अपना नाम बताया, कहा मेरा नाम चिंटू और विघ्नेश है और मैं यहीं मियाँपुर के बगल का हूँ। इत्तेफाक से दोनों अगल बगल के निकले तो थोड़ा सा जानने की उत्सुकता बढ़ी। दोनों ने एक दूसरे के बारे में पूछा, एक दूसरे की पसंद नापसंद समझी। उसके बाद धीरे धीरे एक दूसरे से बातचीत करने लगे। बातचीत करते 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 लड़की ने अपने बारे में बताया कि मेरी हॉबीज़ है, मुझे यहाँ जाना है, ये करना है, ऐसी लाइफ स्टाइल चाहिए। लड़के ने अपने बारे में बताना शुरू किया कि मेरी ये जॉब है, मेरा ये प्रोफेशन है, मुझे ऐसा बनना है, आने वाले टाइम में ऐसा बन जाऊँगा। अब जब जब लड़की की माँ घर पे नहीं होती दोनों फ़ोन पे भी बात करने लगे, और देखते देखते एक दिन लड़के ने उस लड़की को प्रपोज़ कर दिया। लड़के ने लड़की को प्रपोज़ जब किया तो लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़की भी पसंद करती थी। इसके बाद फिर दोनों बातचीत करने लगे। फिर लड़के ने एक दिन कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। लड़की अब डर गई। उसने कहा कैसे? लेकिन लड़का जिद पे। अब लड़की को 2 तरफा डर। पहला डर ये था कि मिलूँ तो कैसे मिलूँ, और उससे भी बड़ा डर ये था कि अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड से ना मिलूँ और इस वजह से इसने मुझे छोड़ दिया तो मैं तो टूट जाऊंगी। फिर लड़की ने अपना पूरा प्लान बनाया। एक दिन मौका देख के अपनी माँ को कुछ बहाने से मूर्ख बनाया, अपने घर से निकल गई। उसके बाद बाइक से चिंटू आता है, इस लड़की को रिसीव करता है। उसके बाद चिंटू इस लड़की को लेके अपने दोस्त के रूम पे जाता है। वहाँ इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। लड़की मना करती है तो चिंटू कहता है कि पागल, हम तो शादी करने वाले हैं, तो फिर किस बात का डर। लड़की खुश हो जाती है।
और उसके बाद दोनों आपसी रजामंदी से एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन यानी इंटीमेट होते हैं। अब ये सिलसिला लगातार चलता रहा। जब जब चिंटू का मन करता वो इस लड़की को फ़ोन करके बुला लेता, लड़की चली आती, घंटे 2 घंटे तक दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने घर चले जाते। 4-6 महीने तक ये चीज़ें चलती रही। लड़की भी लगातार जब मौका मिलता आ जाती, नई नई उम्र, नया नया शौक। लेकिन अब उसके दिमाग में तो ख्याल था कि भाई ये लड़का मुझसे शादी करेगा। तो फिर इस लड़की ने शादी के बारे में पूछना शुरू किया कि कब करोगे, कैसे करोगे, अच्छा मेरी मम्मी से कैसे बात करोगे। ये तमाम चीज़ें इसने जब पूछनी शुरू कर दी तब लड़का डर गया। डरने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि ये लड़का खुद शादीशुदा था, इसकी पत्नी थी और ये शादीशुदा ज़िंदगी लगभग 2 साल पुरानी थी और ये नई शादी कर नहीं सकता था। इसके दिमाग में था कि भाई एक 16-17 साल की लड़की मिली है, 1-2 साल तक इसको यूज करूँगा, उसके बाद लड़की अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाएगी, मैं अपनी ज़िंदगी में, या फिर उसको नया लड़का मिल जाएगा, मुझे भूल जाएगी। आजकल तो सब चीज़ें बड़ी फास्ट हैं। लेकिन इधर इस लड़की को हो गया सच्चा प्यार। अब लड़की को हो गया सच्चा प्यार, लड़का डरने लगा भाई पीछा कैसे छुड़ाए। इधर लड़की जिद पे अड़ गई कि नहीं शादी तो तुम्ही से होगी। अब ये लड़का परेशान। इसके बाद इसने इस लड़की को कहा कि ठीक है आओ शादी करते हैं। लड़के ने डरते डराते कहीं ना कहीं अपने माँ को भी जानकारी दे दी। थोड़ा बहुत इस लड़की की माँ भी जानती थी। इसके बाद लड़की अपने घर से निकलती है, लड़के के पास आती है, दोनों शादी करते हैं। शादी करने के बाद फिर से लड़की को ये शादी के लिबास में अपनी पत्नी बना के अपने दोस्त के रूम पे लेके जाता है। वहाँ आखिरी बार इस लड़की के साथ इंटीमेट यानी फिजिकल रिलेशन बनाता है। लड़की खुश थी, लेकिन शायद इसको नहीं पता था कि ये खुशी चंद मिनट की है। सब करने के बाद उस लड़की का सर खूब तेजी के साथ दीवार पे लड़ाता है, लड़की बेहोश हो जाती है। फिर ये चिंटू उर्फ विघ्नेश उस लड़की का बड़ी बर्बरता से कत्ल करता है। अच्छा, चूंकि दोस्त का रूम इसमें इस्तेमाल हुआ था तो कहीं ना कहीं दोस्त भी शामिल था। इसने इस बारे में अपनी पत्नी को भी बता रखा था कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ और ऐसे फंस गया हूँ। पत्नी ने भी मदद करने की पूरी कोशिश की। अब सोच के देखिए कि वो एक लड़की होने के बावजूद एक लड़की का गला घोट रही थी। इसके बाद तीनों लोग मिलकर इस लड़की की डेड बॉडी को, एक जगह है तुकुगुड़ा, इसी तुकुगुड़ा के पास इस लड़की की लाश को फेंक देते हैं। फेंकने के बाद उसके ऊपर रद्दी कागज़ पेपर डाल के वहाँ से चले जाते हैं। अब ये पूरी कहानी जब इन लोगों ने, खासकर सबसे पहले तो इस चिंटू ने जब पुलिस वालों को बताई तो पुलिस वाले सबसे पहले पत्नी को, फिर उसके दोस्त को गिरफ्तार करते हैं, हिरासत में लेते हैं। फिर लोकेशन पूछी जाती है। तीनों लोग इस तुकुगुड़ा के पास जो कूड़ेदान है वहाँ का जिक्र करते हैं। पुलिस की टीम वहाँ पे जाती है। कूड़ेदान था तो हर जगह बदबू आ रही थी, तो बड़ी मुश्किल से तलाश करके रद्दी के नीचे उस लड़की की लाश सड़ी गली हालत में बरामद करती है। इधर लड़की की माँ जब ये पूरी कहानी सुनती है, रो रो के बुरा हाल। इकलौती लड़की थी, 16 साल की उम्र में प्यार का चस्का, एक उम्मीद कि अपनी लाइफ में मुझे एक ऐसा लड़का मिल गया जो लड़का मेरी ज़िंदगी संवार देगा। अब मेरा फ्यूचर इसी के साथ है, ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं, इसी के साथ आराम की ज़िंदगी जीऊँगी, आराम से इसी के साथ रहूँगी, जो कहेगा वो करूँगी, जैसे कहेगा वैसे करूँगी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपसे जो जितनी अच्छे से बात कर रहा है उसके दिमाग में उतनी ही चीज़ें हों। अगर आप भी किसी के साथ रिलेशन में हैं, आप किसी भी उम्र के हो, आजकल तो 60-60 साल तक रिलेशन हो जाते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, सामने वाले की मर्जी। कभी कभार उसके सामने ट्रिक क्वेश्चन आप प्ले कर दीजिए, उससे पूछ लीजिए यार अगर हमारी शादी नहीं हुई तो देख लीजिए कि आप जितनी सीरियस है उतना वो भी है या नहीं। अच्छा, अगर नहीं है तो फिर ठीक, हाथ जोड़ के नमस्ते करके साइड हट लीजिए। क्यों उसके गले की हड्डी बनना, और ऐसी हड्डी बिल्कुल ना बनना कि भाई उसको जब दिक्कत हो तो हमें निगल जाए या फिर उगल दे तब तो ज़िंदगी बच जाए, निगल लेगा तो क्या होगा। तो अगर आप रिलेशन में हैं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, सबको अपनी गर्लफ्रेंड या अपना बॉयफ्रेंड बड़ा लॉयल लगता है, किसी को ऐसा नहीं कि नहीं लगता, सबको लगता है कि यार ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन यकीन मानिए हर आदमी हमारे आपके जैसा ही है। उसके दिमाग में कब कौन सी उपज आ जाए, कब वो क्या कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। 99% केसों में अगर आप उसके गांव वालों का इंटरव्यू लें किसी भी मर्डर में,
गांव वाले हमेशा ये कहेंगे, मोहल्ले वाले, परिवार वाले, आसपास के लोग, रिश्तेदार हमेशा ये कहेंगे कि यार वो ऐसा नहीं कर सकता, वो तो निर्दोष है। क्योंकि उनको पता है कि भाई हमने बचपन से देखा ये तो बड़ा शरीफ था, अब उसने कर दिया तो भाई कौन कैसे यकीन करेगा। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि कोई कुछ भी कर सकता है। तो आप ट्रिक प्ले क्वेश्चन पूछिए, अगर वो नाटक करता है तो भाई हट लीजिए, साइड हट लीजिए। आपने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लिया, इंटीमेट हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ज़िंदगी बनी रहेगी। तो ये चीज़ें तो आज के टाइम के हिसाब से आती जाती रहती हैं, और आज के टाइम में कौन ही बड़ा पाक पवित्र बैठा है। तो ऐसे हाल में अपनी ज़िंदगी को दांव पे मत लगाइए। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और जाते जाते आज आपसे फिर एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप मुझे देखते हैं, मेरा चैनल आपको पसंद है, और अगर आप किसी खास पार्टी के मकसद से मुझे देखने आते हैं तो भाई मत आइएगा। ना मुझे बीजेपी पैसा देती है, ना मुझे कांग्रेस पैसा देती है, ना आम आदमी पार्टी देगी, ना समाजवादी पार्टी देगी, ना भाजपा देगी, ना बसपा देगी, कोई नहीं देगा। मुझे पैसा आप लोगों के एडसेंस से मिलता है। आप लोग एक वीडियो देखते हैं, उस पर एक ऐड आता है, उस ऐड का मुझे पैसा मिलता है, तो मुझे क्या लेना देना। हाँ, जहाँ जिसकी सरकार होती है सवाल हम उससे पूछते हैं। अब उत्तर प्रदेश में कुछ होगा तो हम योगी आदित्यनाथ जी से सवाल पूछेंगे। अगर कहीं किसी और पार्टी का शासन है तो हम वहाँ के विधायक, सांसद या फिर वहाँ के मुख्यमंत्री से पूछेंगे। राहुल गांधी से गलती होगी तो उनकी भी बखिया उधेड़ लेंगे। सवाल पूछना हमारा काम है, जो शासन में होगा उससे पूछेंगे। अब आप सोचिए, वीडियो मैं बना रहा हूँ, मेरी वीडियो में कमी होगी तो आप मुझसे सवाल उठाएंगे, ना कि किसी और से जाके उठाएंगे। अब सन साहब की वीडियो में आपको गलती दिखेगी तो उनसे पूछेंगे, ना कि मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर से पूछेंगे। तो किसी से सवाल पूछना, किसी के साथ क्वेश्चन कर लेना, उसी की किसी व्यवस्था पे उंगली उठा देना, उससे दुश्मनी नहीं होती। ऐसा नहीं कि मैं उस व्यक्ति को पसंद नहीं करता। हो सकता है मुझे राहुल गांधी पसंद हो सकता है मुझे नरेंद्र मोदी जी पसंद हो सकता है मुझे योगी आदित्यनाथ पसंद हो सकता है अखिलेश यादव पसंद हो सकता है बहन कुमारी मायावती जी पसंद हो। अब मेरी व्यक्तिगत आज़ादी, मुझे कौन पसंद, आपको कौन पसंद हो, आपकी आज़ादी। लेकिन एक न्यूज़ चैनल जिसको बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, उस पर आपको पक्षपात नहीं करना चाहिए। जिसकी गलती हो बेझिझक आप सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल पूछने के आपको पैसे मिल रहे हैं। आपकी रोजी रोटी उसी काम से चल रही है, तो उस काम में ईमानदारी होनी चाहिए। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसी अपडेट के लिए आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।